अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2009 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, जो कि ये 2009 कौन सा फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का। ठीक है, तो इसकी इनकम स्टेटमेंट हम ऑलरेडी बना चुके थे पिछली वीडियो में। तो आज जो है हम सिर्फ बैलेंस शीट बनाएंगे और सीखेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि बैलेंस शीट होती क्या है। सो आपके पास यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है कितने का, 9000 का। ठीक है, और अकाउंटिंग में जो भी कोई वैल्यू नेगेटिव में होती है तो आप उसको जो है ब्रैकेट में लिखते हो। ठीक, कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का कुछ फॉर्मेट ये होता है, या तो फिर आप उसको स्केलेटन फॉर्म में बना सकते हो, या तो फिर आप उसको टेबल फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म के में बनाया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप टेबल फॉर्म में अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको एग्जाम्स में आसानी होगी, क्योंकि ये जो एक ही पेज पे आ जाएगा। अदरवाइज स्केलेटन फॉर्म में ये होता है कि आपने सबसे पहले अपने रेवेन्यूज रिकॉर्ड करने होते हैं, फिर आपके सबसे पहले अपने एसेट्स, फिर नीचे जो है आपकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप तमाम, यहाँ पे इस साइड पे एसेट रिकॉर्ड करते हो, यहाँ पे आप तमाम अपनी लाइबिलिटीज और कैपिटल रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, बैलेंस शीट में एंड में आपके दोनों अमाउंट जो है वो बैलेंस आने चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं आते तो उसका मतलब कि आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया हुआ है। उसको टेबलर में बनाने का ये फॉर्मेट होता है कि यहाँ पे आप एसेट, अमाउंट, लायबिलिटीज और कैपिटल यहाँ रिकॉर्ड होती है और इनकी अमाउंट्स यहाँ पे आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे आप सबसे पहले कंपनी का नाम और बैलेंस शीट की हेडिंग, देन जिस पीरियड की आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो पीरियड। ठीक है, जैसे कि इस सिनेरियो में हम दिसंबर 31 2008 की यहाँ पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट के जो आइटम होते हैं वो तीन होते हैं। एक होते हैं एसेट्स, दूसरे होते हैं लाइबिलिटीज, और तीसरा होता है आपकी ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेजर बैलेंसेस एंड एडजस्टिंग डेटा फॉर राजपूत कंपनी एट एंड ऑफ एनुअल अकाउंटिंग पीरियड दिसंबर 31 2008 आर एस फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ डेबिट बैलेंसेस के हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये वो बैलेंसेस हैं जो कि भरने से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, और क्रेडिट साइड पे जो यहाँ पे आपके बैलेंसेस नज़र आ रही है वो बैलेंसेस है जो कि भरने से क्रेडिट किए जाते हैं। ठीक है, अब फिर आपके पास यहाँ पे एडजस्टिंग डेटा है। अब ये वो डेटा होता है जो कि साल के बिल्कुल एंड का डेटा होता है। ठीक है, यानी कि पूरा साल ख़त्म हो गया, पूरा साल गुजर गया, अब साल का जो है आखिरी का दिन बचा है। आज रात को जो है वो हैप्पी न्यू ईयर है। ठीक है, कल से नया ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वक्त आपके पास कुछ ऐसी एंट्रीज इनकर्ड होती हैं जो कि नॉन कैश होती हैं। ठीक है, इसको हम एडजस्टिंग एंट्रीज भी बोलते हैं, तो इनकी एडजस्टमेंट की जाती है। ठीक है, तो ये वो डेटा होता है जो कि बिल्कुल साल के एंड का डेटा होता है। अब ये जो है पूरे साल का डेटा होता है। डेबिट बैलेंसेस पे जो लिखा हुआ है और जो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस पे लिखा हुआ है, ये पूरे साल का डेटा होता है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है आपने खरीदी हो वो 1 जून को खरीदो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 का। हो सकता है कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है वो कोई मार्च के महीने का आया हो। ठीक है, तो यानी कि ये पूरे साल का डेटा होता है क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस के, और ये जो है बिल्कुल साल के एंड का आखिरी दिन वाला डेटा होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम जो है वो इसको देखकर इसमें से कोई एडजस्टमेंट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है कि आप साल के शुरू में कुछ ऑफिस सप्लाई से लेकर आए थे 500 रुपये की, लेकिन साल के एंड में जो है वो सिर्फ 100 रुपये की बच गई। ठीक है, लेकिन आपकी बैलेंस शीट पर भी लिखा है कि आपके पास 500 रुपये की ऑफिस सप्लाई से, जबकि आपके पास सिर्फ 100 रुपये की बच गई है, बाकी 400 रुपये की कंज्यूम्ड हो गई है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, एक एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे जिसमें आप ये दिखाओगे कि आपकी जो 400 रुपये की ऑफिस सप्लाईज थी वो कंज्यूम्ड हो गई, और जो कंज्यूम्ड हो गई वो आप जो है उसको एक्सपेंस आउट कर देते हो। ठीक है, ये बेसिकली पहली टाइप होती है आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज की, इन विच यू कन्वर्ट योर एसेट्स इनटू एक्सपेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एसेट साइड से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करंट एसेट्स, फिर हम फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि आपके पास एक अरसे से कम पीरियड तक के लिए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं या किसी और एसेट में, या तो फिर आपके यहाँ से चले जाते हैं बैलेंस शीट से। ठीक है, और फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो कि 1 साल से लंबे अरसे तक आपके पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक कैश, दैट इज योर करंट एसेट, देन अकाउंट रिसीवेबल्स योर करंट एसेट। ठीक है, ये दोनों आपके पास करंट एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आप ईयरली नहीं लोगे, क्योंकि ईयरली जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है
वो आपके पास अभी नहीं रही, ठीक है, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट में अगर आपको याद हो कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री को प्लस कर देते हैं हम परचेजेस से, ठीक है। फिर हम आपके पास जो एंड में जो फिजिकल चीज़ बचती है आप वो उसको जो है वो रिकॉर्ड करते हो बैलेंस शीट पे, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई एंड में कितने की अपने पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है अपनी शॉप में या बिजनेस आई मीन वेयर हाउस में, ठीक है। तो ये सिंपल आप यहाँ पे एंडिंग वाली देखोगे, ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो कि यहाँ पे लिखी है 6000, ठीक है। एंडिंग यानी वो जो आपके पास है फिजिकली पड़ी हुई है, ठीक है। तो जो फिजिकली पड़ी हुई है वो चीज़ें ही बैलेंस शीट में जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे जो है वो आपकी बैलेंस शीट में इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है अगर आप जो स्टार्टिंग की इन्वेंट्री लिखोगे तो ये जो है सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा आपकी एक्चुअल इकोनॉमिक इवेंट का, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपने हमेशा जो है यहाँ पे वो चीज़ लेनी है जो कि मटेरियलाइज्ड हो और आपके पास एक्चुअल में पड़ी हुई हो, ठीक है। और एक्चुअल में उसकी और मतलब जो एक्चुअल में आपके पास हो फिजिकली, ठीक है। तो फिजिकली जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग पड़ी हुई होती है, बिगिनिंग और उसका हो सकता है कि वो बिक गई हो या हो सकता है जो है वो यूज्ड हो गई हो, ठीक है। तो आप जो हमेशा एंडिंग वाली चीज़ रिकॉर्ड करते हो क्योंकि यहाँ जो यहाँ पे December 31 साल के बिल्कुल एंड की बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पे कैपिटल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैश रिकॉर्ड कर लेते हैं 4000 का आपकी नॉन करंट एसेट में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैश रिकॉर्ड कर लिया। अब हम देखते हैं इसके बाद आपके पास कौन सा नॉन करंट एसेट है। फिर आपके पास है अकाउंट रिसीवर जो कि 8000 है। अब आप देखोगे कि आपके पास कोई बैड डेट्स तो नहीं, तो बैड डेट्स जो है आपके पास यहाँ पे गिवन है एडजस्टमेंट में जो कि लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड 2% ऑफ द सेल्स, ठीक है। सेल्स के 2% इज योर बैड डेट्स। तो सेल्स कितनी हुई है 50,000, ठीक है। जब आप 50,000 का 2% निकालोगे तो लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट, तो आपका ये 1000 रुपीज़ बनेगा, ठीक है। तो यानी कि 1000 रुपीज़ आपका ये अलाउंस हो बैड डेट्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैड डेट की एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस 1000 से डेबिट हो जाएगा और अलाउंस ऑफ बैड डेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 1000 से, ठीक है। अलाउंस ऑफ बैड डेट इज अ बैलेंस शीट आइटम और जो कि अकाउंट रिसीवेबल्स को घटा देगा या अकाउंट रिसीवेबल्स में से आप लेस करके दिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास ये जो अकाउंट रिसीवेबल्स की एंट्री आएगी और उसमें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स लग के जो है आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल्स आपके आ गए 1000 के, फिर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स जो कि अकाउंट रिसीवेबल्स को घटा देता है, ठीक है। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स बेसिकली क्या होता है कि हम जो है आपके अपने डाउटफुल जो डेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जिस बंदे को मतलब जिस बंदे से हमने जो है वसूली करनी है, अब हमें पता नहीं कि वो बंदा जो है हमें दे ना दे पाए, पैसा बैंकरप्ट तो नहीं हो गया वो बंदा, ठीक है। सो उसके लिए हम ऑलरेडी अलाउंस निकाल के रखते हैं कि अगर ऐसा हो तो हमारे बिजनेस को जो है कोई शॉक ना लगे और हमारे पास ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड करने के लिए उसको जो है टैकल करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक अलाउंस बना हो या एक फंड पड़े हुए हो जहाँ से हम अपने इस लॉसेस को बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम अलाउंसेस निकाल लेते हैं ताकि हमारे बिजनेस को शॉक ना लगे अचानक से, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8000 माइनस 1000 दैट इज 7000, ठीक है। 7000 यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 7000 रिकॉर्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, यहाँ पे एंडिंग वाली लोगे कितनी है आपकी 6000, ठीक है। तो 6000 का भी रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो गई 6000 से। नाउ लेट्स सी व्हाट अदर एसेट्स अदर नॉन आई मीन करंट एसेट डू वी हैव। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ठीक है, दैट इज योर प्रीपेड इंश्योरेंस एंड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑल्सो इज योर करंट एसेट, ठीक है। लेकिन हमने देखना है कि एक्चुअल में कितनी हमारे पास बच गई है, ठीक है, क्योंकि ये तो साल के शुरू में आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस थी 3000 की, ठीक है। तो इसके लिए हम जो एडजस्टमेंट में देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग कोई चीज़ मेंशन तो नहीं हुई है एडजस्टिंग डेटा में, ठीक है। तो एडजस्टिंग डेटा में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई है 2000 से, ठीक है। 2000 से इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई। शुरू में हमारे पास जो इंश्योरेंस थी वो 3000 की थी, ठीक है। 3000 की इंश्योर्ड थी और 2000 की जो है कंज्यूम्ड हो गई। टोटल 3000 की इंश्योरेंस आपके पास पड़ी थी, 2000 की कंज्यूम्ड हो गई जो कि एक्सपायर्ड हम कहते हैं जिसे, ठीक है। तो आपके पास अब कितनी बची 1000 की आपके पास बच गई, तो अब वो रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो आपके पास 1000 की इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस बच गई, ठीक है। 3000 की आपके पास साल के शुरू में थी, 2000 की साल की मतलब पूरे साल में 2000 की इंश्योरेंस कंज्यूम्ड हो गई, एक्सपेंस आउट हो गई, तो कितनी की बची 1000 की इंश्योरेंस बच गई, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इसके अलावा आपके पास कोई और करंट एसेट तो नहीं। तो यहाँ पे इसके अलावा जो आपके पास और कोई करंट एसेट यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा। एडजस्टिंग में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो एडजस्टिंग में भी आपके पास कोई भी करंट एसेट यहाँ पे एज सच नहीं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास जो है नॉन करंट एसेट है, यानी कि फिक्स्ड एसेट है फर्नीचर, ठीक है, जो कि 10,000 का है। तो हम उसको नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड कर लेते हैं फर्नीचर को, ठीक है, 10,000 से, ठीक है। तो फर्नीचर रिकॉर्ड हो गया। अब हम देखेंगे कि फर्नीचर के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगा, डेप्रिसिएशन वगैरह तो नहीं लगा। तो अगर आप यहाँ पे एडजस्टिंग में देखो तो आपको साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन, विच इज़ 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। मतलब जो भी कॉस्ट है फर्नीचर की या जो भी प्राइस है या अमाउंट है फर्नीचर की, उसका 10% इज़ योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेसिकली जो है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। बैलेंस शीट का आइटम क्या है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसकी भी जो कहानी है वो सेम आपके बैड डेट एक्सपेंस की तरह ही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आई एम नॉट गोइंग टू री एक्सप्लेन इट अगेन, ओके। सो लेट्स रिकॉर्ड इट, ठीक है। अगर हम 10% निकालें 10,000 का तो ये 1,000 बनेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, आई मीन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, विच इज़ 1,000, ठीक है। 1,000 ये लेस हो जाएगा 10,000 में से। तो जो आपकी नेट फर्नीचर जो की वैल्यू बचेगी वो कितनी की बचेगी? 9,000 की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम टोटल एसेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि हम आपके पास जो है कोई अदर इसके अलावा कोई आपके पास नॉन करंट एसेट तो मौजूद नहीं। तो इसके अलावा आपके पास और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, ठीक है। सिर्फ फर्नीचर ही नॉन करंट आपके पास एसेट पड़ा हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम जो है इस पूरे को जो है वो सम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर आ गया। सो लेट स्टार्ट विथ 4,000 विच इज़ कैश 4,000, देन 7,000। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एडअप करते जा रहा हूँ, ठीक है। 7,000, देन 6,000, देन 1,000, देन 10,000, देन -1,000, ठीक है। क्योंकि ये डेप्रिसिएशन जो है ये माइनस में जब भी हम अकाउंटिंग में, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, कि जब भी कोई वैल्यू हमें माइनस साइन के साथ लिखनी होती है अकाउंटिंग में, तो हम जो है उसको उसके आगे पीछे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो जिससे ये पता होता है कि ये अमाउंट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, या माइनस में है। तो आपके पास टोटल कितने आ रहे हैं? 27,000। अच्छा, यहाँ पे जो हमने एक चीज़ हमारे हमसे जो है वो मिस हो गई कि यहाँ पे जो ऑलरेडी अलाउंस और डेप्रिसिएशन आपके पास गिवन है, ठीक है, क्रेडिट साइड में। ये यहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड पे जो अलाउंस और डेप्रिसिएशन आपके पास गिवन है कितने का? 3,000 का, ठीक है। तो ये 3,000 का ये अलाउंस और डेप्रिसिएशन और 1,000 का ये अलाउंस और डेप्रिसिएशन दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 4,000 टोटल अलाउंस और डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो 3,000 मजीद लिख लेते हैं अलाउंस और डेप्रिसिएशन के, ठीक है। अलाउंस और डेप्रिसिएशन 4,000 और आई मीन 3,000 और मजीद लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ के पास ये आ जाएगा। पहले 27 आ रहा था, ठीक है। 27 में माइनस कर दो 3 को, तो ये बन जाएगा आपका 24,000, ठीक है। तो 24,000 यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। तो ये एसेट की हमारे पास साइड कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल के पास, ठीक है। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट की जाती है। तो इसका मतलब आपको तमाम लायबिलिटीज़ जो है वो आपको क्रेडिट साइड पे नजर आएंगी, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे आ गया अकाउंट पेएबल, ठीक है। कितने का है? 7,000 का। तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं अकाउंट पेएबल को 7,000 से, ठीक है। तो हमने अकाउंट पेएबल को रिकॉर्ड कर लिया 7,000 से। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव हियर। सो आपके पास उसके बाद है आपके पास अर्न कमीशन, ऐसा कमीशन जो आपने अर्न नहीं किया, सो दैट इज अगेन इज योर लायबिलिटी, ठीक है। अर्न कमीशन 3,000 का, लेकिन ये साल के स्टार्टिंग का था। एंडिंग का जानने के लिए हम एडजस्टिंग देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि अर्न कमीशन जो है वो सिर्फ 1,000 का बच गया, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आपके पास अर्न कमीशन अभी है, जो एक्चुअल जो लायबिलिटी आपके पास ऊपर ही है वो 1,000 की है, ठीक है। पहले जो आपके पास लायबिलिटी थी ये 3,000 थी, 3,000 से कन्वर्ट होकर आपके पास बन गई अब 1,000 की, ठीक है। यानी कि जो 2,000 था अर्न कमीशन वो आपका अर्नड हो गया है, ठीक है। मतलब ये चीज़ मतलब ये जो है ये जो सिचुएशन है वो ये चीज़ आपको बता रही है कि आपका 2,000 का कमीशन जो है वो अर्नड हो गया, वो आपका रेवेन्यू कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आपका अभी आपके पास जो सिर्फ 1,000 का अर्नड कमीशन बचा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कमीशन पेएबल, ठीक है। कितने का? ये अर्नड कमीशन लिखते हैं आपका 1,000 रुपीज़ का,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने अर्न एंड कमीशन भी लिख लिया। अब हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास क्रेडिट की साइड पे, और इसके अलावा और कोई आपके पास लायबिलिटी नहीं है, तो एडजस्टिंग में देख लेते हैं। तो अगर आप एडजस्टिंग में देखो तो यहाँ पे आपके पास अक्रूड सैलरीज हैं 1000 की। ठीक है, अब जब भी ये वर्ड अक्रूड का इस्तेमाल हो, ये मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी वर्ड अक्रूड का इस्तेमाल हो तो उसका मतलब कि ये कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ड्यू है। ठीक है, या तो फिर आना ड्यू है या तो फिर जाना ड्यू है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है रिसीवेबल, आई मीन सॉरी नॉट रिसीवेबल, रिमेनिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिमेनिंग हो। ठीक है, अब ये रिसीवेबल के सेंसेस में भी आता है, पेबल के भी सेंसेस में आता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अक्रूड जो है यहाँ पे रिसीवेबल के मायने में या पेबल के मायने में। ठीक है, अब अक्रूड जो जिस वर्ड के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है या जिसके साथ लिखा गया है, तो देखो कि वो इस बिज़नेस के लिए क्या चीज़ है। ठीक है, क्या वो बिज़नेस जो है इस चीज़ को अपना इनफ्लो मानता है या आउटफ्लो मानता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने नेचर ऑफ बिज़नेस जानना पड़ेगा। ठीक है, कि वो बिज़नेस को जो सैलरीज मिलती हैं या बिज़नेस जो है वो सैलरीज देता है। ठीक है, अगर वो सैलरीज देता है तो उसका मतलब कि वो सैलरीज पेबल होंगी। अगर वो उसको सैलरीज मिलती हैं तो उसका मतलब कि सैलरीज जो है वो उसके लिए रिसीवेबल्स होंगी। ठीक है, जैसे अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे सैलरीज की जगह पे कमीशन लिखा हुआ होता, तो अब हमें पता होता है कि बिज़नेस को जो है कमीशन अर्नड होता है, यानी कि कमीशन मिलता है, वो कमीशन कमाता है लोगों से। ठीक है, तो क्या होगा कि ये कमीशन जो है रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अक्रूड कमीशन लिखा हुआ होगा और हमें पता होगा कि बिज़नेस जो है वो कमीशन रिसीव करता है लोगों से, तो उसका मतलब कि ये कमीशन रिसीवेबल होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि बिज़नेस जो है सैलरीज पे करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो इसका मतलब कि अक्रूड का यानी कि ड्यू है सैलरीज को पे करना, तो उसका मतलब कि सैलरीज पेबल है। ठीक है, कितने की सैलरीज पेबल है? 1000 की। तो यहाँ पे हम सैलरीज पेबल रिकॉर्ड कर लेते हैं 1000 से। ठीक है, तो सैलरीज पेबल भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम देखते हैं इसके अलावा आपके पास और कोई लायबिलिटी तो नहीं, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी आपके पास कोई सच यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमने तमाम लायबिलिटीज यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम ओनर्स की इक्विटी पे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि कैपिटल पे आ जाते हैं। तो कैपिटल आपको कहाँ पे मिलेगा? कैपिटल पे आपको क्रेडिट बैलेंस पे मिलेगा, क्योंकि कैपिटल भी बढ़ने से जो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास राजपूत का कैपिटल कितने का है? 30,000 का। ठीक है, 30,000 का आपका कैपिटल है, तो हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि अच्छा इसमें क्या होता है कि इसमें जो है प्रॉफिट या लॉस जो है वो इसमें लग जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर लॉस होगा तो वो कैपिटल से कंपनसेट किया जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है, अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो हमें जो है वो आखिरी में नेट लॉस हो रहा है कितने का? 9000 का। तो ये नेट लॉस जो है वो कैपिटल से मतलब डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसको हम कैपिटल से निकालेंगे, तो मतलब कैपिटल से हम उसको कंपनसेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम नेट लॉस लिखते हैं 9000 का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बिजनेस के ओनर ने कोई ड्राइंग्स वगैरह तो नहीं किए। ठीक है, बिजनेस से पैसे वगैरह तो नहीं निकाले, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स इज द काउंटर कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स जब भी होती हैं, जब भी इनकर्ड होती हैं, तो आपका जो कैपिटल हमेशा कम हो जाता है पहले से। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ड्राइंग्स तो नहीं की। ये कहाँ से पता चलेगा कि ड्राइंग्स कहाँ होगी, किस तरह लिक्विडेट करेंगे? तो बेसिकली क्योंकि ये काउंटर कैपिटल अकाउंट है, तो ऑब्वियसली ये डेबिट साइड पे होगा, क्योंकि कैपिटल जो है बढ़ने से हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये जो आपको डेबिट साइड पे नज़र आएगा ड्राइंग्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें कहाँ गई ये रही ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स जो है राजपूत ने की है कुछ 6000 की। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ड्राइंग्स को सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ड्राइंग्स 6000। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर लिया। अब हम इसको उस पूरे को जो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम ले लेते हैं, और ये जो हमारा 24,000 आना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके 7000 है, देन यू हैव 1000, देन अगेन यू हैव 1000, देन यू हैव 30,000, देन यू हैव -9000, देन यू हैव -6000। तो कितना आ रहा है? ये 24 आ रहा है। दैट मीन वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 24,000। तो ये हमारा जो है यहाँ पे टोटल आ गया इसका भी। तो दोनों साइड जो आपकी बैलेंस हो रही है, तो उसका मतलब कि क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.